हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 16 जुलाई 2021 और 16 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ऐसे ही पर डे का करंट अफेयर्स का अपडेट्स पाना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। आप सभी के सभी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तथा एक साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 15 जुलाई। कल ही के दिन विश्व भर में युवा कौशल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस विश्व स्तर पर मनाता है। यह दिन युवा लोगों, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, टीबीईटी संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है और साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय था युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्ण मूल्यांकन यानी रीमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीति महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से लेकर आज तक यह दिवस प्रत्येक साल 15 जुलाई को मनाते आया जा रहा है। युवाओं के लिए यह दिन खास होता है। इन दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व को में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन युवाओं के लिए कई प्रकार की कौशल, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पीयूष गोयल को। यह इमेज में पीयूष गोयल को हाल ही में राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है। वह थावर चंद गहलोत का स्थान लेंगे जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री पीयूष गोयल 2 बार के राज्यसभा सांसद, वर्तमान में एनडीए के उपनेता होने के साथ साथ कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वह केंद्रीय वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में कार्यरत है। यह पद इनको 7 जुलाई 2021 यानी इसी मंथ के नए कैबिनेट में शामिल होने के बाद मिला है। पहले से कई मंत्रालय, जैसे कि इसमें जो वस्त्र मंत्रालय है वो स्मृति ईरानी जी के पास था, अब इनके पास चला आया है। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा डायरेक्टरी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों जी-सेक को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने और बैंकों और म्यूचुअल फंड जैसे पुल किए गए संसाधनों के प्रबंधकों से परे सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बॉन्ड खरीद खिड़की खोली गई है। योजना के प्रारंभ होने की तिथि के बाद योजना के बाद में घोषित की जाएगी। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। यह इसके लिए रिटेल डायरेक्ट योजना के बारे में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में तो हम लोग रोज जानते हैं, फिर भी आज एक बार और जान लेते हैं। इसका स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है।
यहाँ का अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत जी पदस्थापित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है या भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा कहां सबसे बड़ा सौर पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कच्छ, गुजरात में। गुजरात में एनटीपीसी के द्वारा जल्द ही सबसे बड़ा भारत का सौर पार्क निर्माण किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के खवाड़ा के कच्छ के रण में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट या 4750 मेगावाट होगी। परियोजना का निर्माण एनटीपीसी के अक्षय ऊर्जा शाखा एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा एनटीपीसी आरईएल के माध्यम से किया जाएगा। बात हुई है एनटीपीसी के बारे में, पहले इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी की 100% सहायक एनटीपीसी आरईएल को सौर पार्क योजना के मोड 8 अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के तहत 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह परियोजना एनटीपीसी की खुद को एक हरित ऊर्जा प्रमुख में बदलने की योजना का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। बात हुई है एनटीपीसी के बारे में, तो जान लेते हैं एनटीपीसी के बारे में, तथा गुजरात के बारे में बात हुई तो गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है। यह बिजली उत्पादन और संबंध गतिविधियों के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नियमित कंपनी है और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनटीपीसी का मुख्य व्यवसाय भारत में राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों और राज्य बिजली बोर्डों को बिजली का उत्पादन और बिक्री करना है। कंपनी परामर्श और टर्नकी परियोजना अनुबंध भी करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन और बिजली संयंत्रों संचालन और प्रबंधन शामिल है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए कि न्यू दिल्ली में है, जो कि इसका ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, यह है मैप में गुजरात। यहाँ का गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं। 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा 182 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का गिर नेशनल पार्क मुख्य नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो नेशनल पार्क जो दिया हुआ है यहाँ का ही नेशनल पार्क है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेएस इफ्तेखार द्वारा लिखी गई पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन किसे मिली है? तो यह जेएस इफ्तेखार द्वारा एम वेंकैया नायडू यानी भारत के राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को प्रदान की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार जेएस इफ्तेखार द्वारा लिखित पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त की है। श्री नायडू ने उस पुस्तक के लिए लेखक की सराहना की जिसमें दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। यह पुस्तक गद्य और काव्य का संकलन है, जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखक के जीवन और कार्यों को समेटे हुए हैं। इस पुस्तक में हैदराबाद के संस्थापक मुहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में घटकर कितना प्रतिशत आ गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 12.07%। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमती की कुछ कमी के बाद सीमांत रूप से कम होकर 12.07% हो गई है। हालांकि WPI मुद्रास्फीति जून में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंक में रही है, जिसका मुख्य कारण पिछले साल का न्यून आधार रहा है। जून 2020 में WPI स्थिति -1.81% थी। खुदरा मुद्रास्फीति जून में लगातार दूसरे महीने में 6.26% पर RBI के 6% की कम्फर्ट स्तर से ऊपर रही है। अब WPI के बारे में जान लेते हैं। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक थोक वस्तुओं की एक प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है। कुछ देशों मुद्रास्फीति के केंद्रीय उपायों के रूप में WPI
परिवर्तन का उपयोग करते हैं। लेकिन अब भारत ने मुद्रास्फीति को मापने के लिए नई सीपीआई को अपनाया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अब इसके बजाय एक उत्पादक मूल्य सूचकांक का रिपोर्ट करता है। यह स्टॉक और निश्चित मूल्य बाजारों को भी प्रभावित करता है। WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक यूटी यानी लद्दाख यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ऑर्गेनिक लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी यानी SOCCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के लिए उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी MODI के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और SOCCA के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता के ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के साथ गठजोड़ के बाद ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य 2025 तक लद्दाख को एक प्रमाणित ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 5,000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 85 गांवों की पहचान की गई है और दूसरे चरण में 82 गांवों को 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कवर किया जाएगा और तीसरे चरण में विभाग ने 79 गांवों को चयन किया है जो शेष क्षेत्रों को कवर कर देगा। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात हुई लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख के बारे में और सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक हैं राधाकृष्ण माथुर। यह है लद्दाख मैप जो कि पहले जम्मू कश्मीर पूरा हुआ करता था, अलग नए यूटी 2019 से बन जाने के कारण बाद में यह लद्दाख में बट गई है। एक नया यूटी का निर्माण हो गया है। अब चलते हैं, जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम यह छोटा सा राज्य सिक्किम है, यहाँ पर जो रेड कलर से डिनोटेड है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ का गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ का CM है। एक लोकसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर, तथा 32 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 5 वर्षों तक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना अब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी। केंद्र ने 5 वर्षों में निवेश की जाने वाली योजना के लिए 4607.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें केंद्रीय शेयर के रूप में 3000 करोड़ रुपए और राज्य के शेयर के रूप में 1607.30 करोड़ रुपए हैं। अब जान लेते हैं इस योजना के बारे में। NAM मिशन को पहली बार 15 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिगपा, यूनानी और साथ ही होम्योपैथी जैसे आयुष के मुख्य योग्यता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना है, जो निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ज्ञान का खजाना है। आयुष मंत्री अभी वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि हाल ही में 7 जुलाई को शपथ लिए हैं। पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह किसके द्वारा रद्द किया गया है? तो यह रद्द RBI के द्वारा किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के निलंगा में स्थित एक बैंक डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। केंद्रीय बैंक ने इसके लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र स्थित बैंक
अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। बैंक व्यवसाय की समाप्ति के प्रभाव से बैंकिंग करना बंद कर रहा है। बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के साथ इसे बैंकिंग का व्यवसाय करने के प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा की स्वीकृति और तत्काल प्रभाव से जमा की चुकौती शामिल है। बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के बारे में हम लोग तो पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं, 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़े हैं। आप उसके पास जाकर मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आरबीआई के बारे में पूरा ध्यान से जानकारी ले लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने विकास इंजन पर गगनयान कार्यक्रम के लिए कैमी परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तीसरी परीक्षण जो कि सफलतापूर्वक हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में मानव रेटेड GSLV Mk3 वाहन के कोर L110 तरल चरण के लिए तरल प्रणोदक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC की इंजन परीक्षण सुविधा में इंजन को 240 सेकेंड की अवधि के लिए निकाल दिया गया था। इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और इंजन पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान पूर्वानुमानों के साथ निकटता से मेल खाते थे। अब बात हुई है इसरो के बारे में, तो जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी स्थापना किए थे विक्रम साराभाई। इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं के सिवान, तथा इसके कई सब्सिडियरी है जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब चलते हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल में दिया हुआ है इसरो के बारे में, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुरुग्राम। अब चलते हैं, बात हुई है इस न्यूज के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के ATM की तरह काम करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यानी UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। मशीन के बारे में जान लेते हैं। यह मशीन स्वचालित टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जहां लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज कराना होगा। बायोमेट्रिक पंजीकरण पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीने के नीचे लगे थैले में स्वतः भर जाएगा। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किए जा सकते हैं। फिलहाल फारूक नगर में लगे ग्रेन ATM मशीन से केवल गेहूं वितरण किया जा रहा है। अब बात हुई हरियाणा के बारे में, तो जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। यह है रेड कलर से डिनोटेड मैप में हरियाणा राज्य। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ का नए गवर्नर के रूप में शपथ लिए है बंदारू दत्तात्रेय। दोस्तों, भारत के नए 8 गवर्नर चेंज किए गए हैं या इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। इसका वीडियो हमारे अलग से प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उसे जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। तथा नए कैबिनेट चेंज किए गए हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो हमने बना दिया है, उसको जल्दी पोस्ट किया जाएगा, उससे भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ का CM है मनोहर लाल खट्टर तथा 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा 90 कुल यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कलेश्वर नेशनल पार्क तथा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि AR रहमान। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है यह गीत। गाने के लॉन्च में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में जल्दी 7 जुलाई 2021 को शपथ लिए हैं। गीत के वीडियो में 1996 से आज तक एक परिवार का अनुसरण किया गया जो विभिन्न ओलंपिक सत्रों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 परीक्षण को गति देने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए मेड जीनोम लैब में $16.5 मिलियन का निवेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। IFC के द्वारा मेड जीनोमी लैब में कोविड-19
वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए यानी गति देने के लिए आईएफसी के द्वारा $16.5 मिलियन का इन्वेस्ट किया गया है। बात हुई आईएफसी के बारे में तो जान लेते हैं आईएफसी के बारे में। आईएफसी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए निवेश सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। आईएफसी विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना 1956 में विश्व बैंक 1956 में 20 जुलाई को हुआ था। विश्व बैंक समूह के निजी क्षेत्र की शाखा के रूप में इसकी स्थापना हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं मेडजीनोमी लैब के बारे में। मेडजीनोमी एक जैविक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो एकीकृत ट्रैकिंग विश्लेषण और डेटा रिपोर्टिंग वातावरण प्रदान करती है। मेडजीनोमी वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुक्रमण जीनोमिक्स आधारित निदान और अनुसंधान मंच का एक डेवलपर है। कंपनी का मंच कैंसर, चयापचय संबंधी विकारों, आंखों की बीमारियों और अन्य दुर्लभ बीमारियों के आनुवांशिक आधार को समझने के लिए आनुवांशिक रूप से विविध और बड़ी आबादी के लिए जीनोमिक्स प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, कंप्यूटिंग और बड़े डेटा एनालिटिक्स को लागू करता है, जिसे स्वास्थ्य सेवा उद्योग को बीमारियों में गहरी अंतर्दृष्टि विकसित करने में सक्षम बनाता है। मेडजीनोमी कर्नाटक राज्य में यह लैब स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का विकास कार्य कहां पर शुभारंभ किया है? तो हाल ही में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए थे। वहां पर बनारस में यह उद्घाटन किया, शुभारंभ किया है। लगभग 1500 करोड़ रुपए प्लस का यहाँ पर विकास कार्य को शुभारंभ किया है। वाराणसी जो कि यूपी में स्थित है। यह है न्यूज जिसमें वाराणसी में 1500 प्लस करोड़ रुपए की डेवलपमेंट कार्य को इनॉग्रेट किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह न्यूज ANI के द्वारा दिया गया है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज के अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जारी UNFAO रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 720 से 811 मिलियन करोड़ों को 2020 में दुनिया में भर में भूख का सामना करना पड़ा है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। जान लेते हैं, कई आंकड़े यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व में 2020 में भूखे लोगों की संख्या 720 से 811 मिलियन के बीच रही। एशिया से न्यूज है 418 मिलियन, दुनिया की आधी से अधिक भूखी आबादी रही है। अफ्रीका में 282 मिलियन यानी अफ्रीका की 1/3 जनसंख्या। यह पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, नागपुर में देश के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नितिन गडकरी। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2021 विंबलडन टेनिस पुरस्कार एकल खिताब जीत लिया है? तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तथा प्रत्येक महीने से बनने वाले डेज को आप एक कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि लिखने से आदत बनती है और आदत बनने से वो हमारे ध्यान में चला आता है, जिसकी वजह से आपको एक महीने का डेज याद रह पाएगा और वैसे करते करते आपको पूरे ईयर का डे याद हो जाएगा। तो आप प्रत्येक दिन पिछले जो महीने में हुए हैं डेट उनको लिखा कीजिए, लिखने से आपकी आदत बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।